आजादी और अनुशासन को अलग ना करें, तभी मिलेगी सफलता। सुप्रभात, नमस्कार, मैं हूं प्रीति सिंह। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं मुख्य गतिविधियों पर। ब्रिक्स देश आतंकवाद के खिलाफ आए एक साथ। पहलगाम आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा। घोषणा पत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शांति के लिए वैश्विक एकजुटता लाने और आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने को दोहराया। पीएम मोदी ने कहा, आतंकवाद पर नीति नहीं, नैतिकता की जरूरत। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री का संबोधन। आतंकवाद पर किया कड़ा प्रहार। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, WTO समेत प्रमुख वैश्विक संस्थाओं में सुधार पर दिया जोर। दो दिन के केरल दौरे के दौरान आज त्रिशूर जिले के पवित्र गुरुवायूर मंदिर में दर्शन करेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। कोच्चि स्थित नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एडवांस्ड लीगल स्टडीज में छात्रों और शिक्षकों से भी करेंगे बातचीत। चुनाव आयोग का दावा, बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का प्रारंभिक चरण पूरा। पात्र मतदाताओं को उपलब्ध कराए गए फॉर्म। SIR का उद्देश्य अपात्र नामों को हटाना और पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल करना। और भारतीय क्रिकेट टीम ने रचा नया इतिहास। इंग्लैंड को बर्मिंघम टेस्ट में 336 रन के बड़े अंतर से हराया। भारत की घरेलू मैदान से बाहर रन के अंतर से सबसे बड़ी जीत। बर्मिंघम में किसी भारतीय गेंदबाज के बेस्ट बॉलिंग रिकॉर्ड के साथ पहली बार कोई टेस्ट जीता। आकाशदीप ने मैच में 187 रन देकर 10 विकेट झटके। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इन दिनों 2 दिन की केरल यात्रा पर हैं। यात्रा के दूसरे दिन आज उपराष्ट्रपति त्रिशूर जिले के पवित्र गुरुवायूर मंदिर में दर्शन करेंगे और पूजा अर्चना करेंगे। कोच्चि स्थित नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एडवांस्ड लीगल स्टडीज में छात्रों और शिक्षकों से बातचीत भी करेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। और इन कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण आप संसद टीवी पर देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कई बड़ी बातों पर जोर दिया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, विश्व व्यापार संगठन और प्रमुख वित्तीय निकायों में सुधार पर उन्होंने जोर दिया और कहा कि विश्व की जो वर्तमान वास्तविकताएं हैं उन्हें प्रतिबिंबित करना चाहिए इन तमाम वैश्विक संस्थाओं को। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक दक्षिण अक्सर दोहरे मानदंडों का शिकार रहा है और विश्व अर्थव्यवस्था में प्रमुख योगदान देने वाले राष्ट्र निर्णय लेने वाली मेज पर स्थान पाने से वंचित रह जाते हैं। उन्होंने प्रमुख वैश्विक निकायों में तत्काल सुधार का आह्वान किया है। वैश्विक शासन में सुधार पर एक सत्र में अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, विश्व व्यापार संगठन और प्रमुख वित्तीय निकायों में सुधार पर जोर दिया और कहा कि उन्हें विश्व की वर्तमान वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करना चाहिए। आतंकवादियों के खिलाफ प्रतिबंध लगाने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 20वीं सदी के टाइपराइटर पर 21वीं सदी का सॉफ्टवेयर नहीं चला सकते। शांति और सुरक्षा पर एक सत्र में अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि पहलगाम में हुआ क्रूर और कायराना आतंकवादी हमला भारत की आत्मा, पहचान और गरिमा पर सीधा हमला था। आतंकवाद को दुनिया के सामने सबसे गंभीर चुनौती बताते हुए उन्होंने कहा कि 22 अप्रैल का हमला न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए एक झटका था। ब्रिक्स समूह ने रविवार को पहलगाम आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की और आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की दृष्टिकोण अपनाने, इस नीति को अपनाने और इस खतरे का मुकाबला करने में दोहरे मापदंड त्यागने के भारत के रुख को दोहराया है। ब्रिक्स देशों के शीर्ष नेताओं ने समुद्र तटीय ब्राजील के शहर के समूह में 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन के पहले दिन आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही सहित आतंकवाद का मुकाबला करने में
अपने दृढ़ दृष्टिकोण को दोहराया, स्पष्ट किया। ब्रिक्स नेताओं ने रियो डी जेनेरियो घोषणा पत्र का अनावरण किया, जिसमें आतंकवाद के खतरे, पश्चिम एशिया की स्थिति और व्यापार और टैरिफ से संबंधित मुद्दों सहित कई महत्वपूर्ण वैश्विक चुनौतियों पर समूह की स्थिति को दर्शाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। तमाम नेताओं ने घोषणा पत्र में कहा है कि हम 22 अप्रैल को जम्मू और कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। ब्रिक्स ने आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही, आतंकवाद के वित्त पोषण और आतंकवादियों को सुरक्षित पनाहगाह उपलब्ध कराने सहित सभी तरह के आतंकवाद से निपटने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। ब्रिक्स सम्मेलन में संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसमें यूएनएससी में तत्काल सुधार की मांग की गई। यूएन में भारत, ब्राजील की बड़ी भूमिका निभाने के लिए समर्थन को दोहराया गया है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 में भारत के लिए एक बड़ी राजनयिक जीत देखने को मिली, जब संयुक्त घोषणा पत्र यानी जो जॉइंट डिक्लेरेशन आया, उसमें जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले की कड़ी शब्दों में निंदा की गई। इस हमले में 26 निर्दोष लोगों की मौत हुई थी और कई घायल हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से पाकिस्तान को आतंकवाद का समर्थन करने के लिए आड़े हाथों लिया और वैश्विक नेताओं से आतंक के खिलाफ एकजुटता की अपील की। ब्रिक्स देशों के नेताओं ने 2028 में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के 33वें सम्मेलन यानी COP33 की जो मेजबानी है, उसके लिए भारत की उम्मीदवारी का स्वागत किया है। रविवार को 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में संयुक्त घोषणा पत्र में पेरिस समझौते के उद्देश्य और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एकजुट रहने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया कि हम जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों का समाधान करने के लिए बहुपक्षवाद को बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता पर जोर देते हैं, जो हमारे साझा ग्रह और भविष्य को खतरे में डाल रही है। हम पेरिस समझौते के उद्देश्यों और लक्ष्यों, साथ ही तमाम उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एकजुट रहने का संकल्प लेते हैं, जो कि UNFCCC के उद्देश्य भी इसमें शामिल हैं। सभी देशों से UNFCCC और उसके पेरिस समझौते के पक्षकारों के रूप में मौजूदा प्रतिबद्धता को बनाए रखने, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अपने प्रयासों को बनाए रखने और बढ़ाने का आह्वान भी किया गया। There is a very strong expression for reform of the global multilateral institutions, in particular the UN and the UN Security Council, in which countries of the global south to play an active role. And this time, that para and that formulation has been further strengthened over the Kazan's formulation, where it got reiterated, reinforced in terms of India and Brazil to play an active role in international affairs and multilateral bodies, in the UN systems and in the Security Council. I think this is a very, very strong reiteration of the role, increasingly important role, both India and Brazil will play. So we are very satisfied with this formulation. The second pair of importance for us is para 34, where again the reiteration and condemnation of Pahalgam attack, and there again all the members have supported India. They express solidarity and strong condemnation in that was very well captured in that. We have other paras, but many of India's ideas that we've been negotiating over a period of time have been well brought out. And in today's discussion, what we noticed is most of the ideas and views exchanged during all the sessions resonate with Honorable Prime Minister's views in very broad terms. ब्राजील में चल हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसे विदेश मंत्रालय के आर्थिक मामलों के सचिव दम्मू रवि ने संबोधित किया। उन्होंने आतंकवाद पर भारत के रुख को स्पष्ट करते हुए आतंकवाद को दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया। The session on peace and security, Honorable Prime Minister underlined that terrorism was a grave threat facing humanity. In this context, he noted that all the leaders have condemned Pahalgam
terrorist attack in strongest terms. He underlined that the attack, the Pahalgam attack, terror attack, is an onslaught on the entire humanity. He also noted that those funding, promoting and providing safe havens to terrorists must be dealt with in the harshest terms. विदेश मंत्रालय के आर्थिक मामलों के सचिव दम्मू रवि ने भी प्रधानमंत्री द्वारा वैश्विक निकायों में परिवर्तन की आवश्यकता को रेखांकित किया। Honorable Prime Minister addressed the session on the global governance and peace and security, where he reaffirmed India's commitment to enhancing the voice of the global South. He noted that developing countries require greater support for sustainable development in terms of access to climate finance and technology. He reiterated that the global organizations of the 20th century lacked the capacity to deal with the challenges of the 21st century. And therefore, he underscored the importance of reforming the multilateral organizations. He called for a multipolar and inclusive world order and stated that the global governance institutions, particularly the UN Security Council, the IMF, the World Bank, and the WTO, must undergo urgent reform to reflect the contemporary realities and times. केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के आनंद में सहकारिता मंत्रालय के 4 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सहकारिता हमारे समाज की परंपरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे विधायी स्वरूप दिया, अलग से सहकारिता मंत्रालय का गठन किया। सहकारिता मंत्रालय बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 31 करोड़ लोगों से जुड़ी 8.4 लाख से अधिक सहकारी समितियों में नई जान फूंकी और पिछले 4 वर्षों में सहकारिता मंत्रालय ने 5P यानी पीपल, PAC, प्लेटफॉर्म, पॉलिसी और प्रॉस्पेरिटी के आधार पर 60 से अधिक पहले की हैं। हमारे देश में सहकारिता वैदिक काल से चली। पंचायत, चौपाल, समिति, भंडारा, लंगर, साझा चूल्हा, सहभोज, अनेक प्रकार से एक साथ बैठना, सोचना, भोजन करना, काम करना, ये हमारे समाज का संस्कार रहा। और उसी संस्कार को आज के ही दिन नरेंद्र मोदी जी ने विधायी स्वरूप देते हुए देश में पहली बार अलग सहकारिता मंत्रालय बनाने का निर्णय हमारे नेता नरेंद्र मोदी ने किया था। और 8,40,000 से ज्यादा समितियां और करीब 31 करोड़ लोगों के साथ जुड़ी ये समितियां, उनके अंदर नए प्राण फूंकने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। दूध से लेकर बैंकिंग तक, चीनी मिलों से लेकर मार्केटिंग तक और कैश क्रेडिट से लेकर डिजिटल पेमेंट तक, आज सहकारी समितियां सक्षमता के साथ देश के आर्थिक विकास में योगदान दे रही है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि केवल व्यक्ति नहीं बल्कि पूरे समाज को समृद्ध और संपन्न बनाने का विचार ही सहकारिता मंत्रालय की पहलों का आधार है। 2 लाख नई PAC, सहकारी विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस जैसी पहलों से देश के सहकारी आंदोलन को बहुत मजबूती मिलेगी। त्रिभुवनदास फूड कॉम्प्लेक्स मोगर में चॉकलेट प्लांट का विस्तार हुआ। खातरज में डॉक्टर वर्गीस कुरियन चीज प्लांट का एक्सपांशन हुआ। सरदार पटेल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड की स्थापना भी हुई। संगठित बाजार, इनपुट सेवाएं,
दूध की निष्पक्ष खरीदी, मूल्य अंतर का भाव और डेयरी सेक्टर में सर्कुलर इकोनॉमी का एक चक्र पूरा करने का काम ये सरदार पटेल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन करेगा। मुझे विश्वास है अमूल की ही तर्ज पर ये देश के किसानों का भला करेगा। चुनाव आयोग ने रविवार को दावा किया कि चुनाव वाले बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR का प्रारंभिक चरण पूरा हो गया है। सभी पात्र मतदाताओं को फॉर्म उपलब्ध करा दिए गए हैं। इसके अलावा चुनाव आयोग ने जोर दिया कि बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को जमीनी स्तर पर सुचारू रूप से लागू किया जा रहा है और निर्देशों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। चुनाव आयोग ने 24 जून को बिहार में SIR करने के निर्देश जारी किए, जिसका उद्देश्य अपात्र नामों को हटाना और यह सुनिश्चित करना था कि केवल पात्र नागरिक ही मतदाता सूची में शामिल हो। फॉर्म की छपाई और वितरण लगभग पूरा हो गया है। वहीं कुछ लोगों द्वारा अफवाह फैलाए जाने के बावजूद SIR में कोई बदलाव नहीं किया गया है। जानकारी दी गई कि 1,69,00,000 यानी 21.46% गणना फॉर्म एकत्रित किए गए। साथ ही 7.25% यानी करीब 7.25% ECI नेट पर ये अपलोड किए गए। बात क्रिकेट की दुनिया की। भारत ने इंग्लैंड को बर्मिंघम टेस्ट में 336 रन के बड़े अंतर से हराया है और ये भारत की घरेलू मैदान से बाहर रन के अंतर से सबसे बड़ी जीत रही है। टीम ने बर्मिंघम में पहली बार कोई टेस्ट जीता है। आकाशदीप ने मैच में 187 रन देकर 10 विकेट लिए। ये बर्मिंघम में किसी भारतीय गेंदबाज से बेस्ट बॉलिंग का रिकॉर्ड रहा है। भारतीय क्रिकेट टीम ने पहली बार ऐसा किया जब उसने किसी टेस्ट मैच की दोनों पारियों को मिलाकर 1000 से ज्यादा रन बनाए हों। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि टीम इंडिया ने किसी टेस्ट मैच में कुल 1000 प्लस बनाए हों। अब शुभमन गिल की कप्तानी में टीम इंडिया ने इतिहास रचा है। भारतीय टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच की दोनों पारियों में कुल मिलाकर 1014 रन बनाए और 336 के बड़े रनों के अंतर से ये मैच जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अर्जेंटीना यात्रा ऐतिहासिक रही। उन्हें वहां भव्य स्वागत मिला। मोदी के नारों के साथ पारंपरिक नृत्य हुए और प्रवासी भारतीयों से भावनात्मक मुलाकातें हुई। बच्चों के साथ खेलते हुए भी उन्होंने कुछ दिल को छू लेने वाले पल बिताए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्जेंटीना के महान स्वतंत्रता सेनानी जनरल जोसे दे सैन मार्टिन को श्रद्धांजलि दी और उन्हें देशभक्ति और संकल्प का प्रतीक बताया। कैसा रोसादा यानी राष्ट्रपति भवन में उन्होंने राष्ट्रपति जेवियर मिलेई से मुलाकात भी की और इस मुलाकात में भारत और अर्जेंटीना के बीच रक्षा, ऊर्जा, व्यापार और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर महत्वपूर्ण चर्चा हुई। ये यात्रा दोनों देशों के रिश्तों में एक नए अध्याय की शुरुआत है। तो जाते जाते आपको दिखाते हैं इस ऐतिहासिक यात्रा की कुछ झलकियां। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए सेंसर टीवी के साथ। नमस्कार।